हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक टेक। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग आरएसी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी वीडियो नंबर 7 है। तो अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में डाल दी है। आप वहां जाकर देख सकते हो और उसकी लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो में हमने इफेक्ट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ वीसीआरएस साइकिल कि वीसीआरएस साइकिल में हम लोग अगर हम कम एवापोरेटर का प्रेशर बढ़ा दें, है ना, कंडेंसर का प्रेशर घटा दें, तो इस तरीके के जो भी पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों, उनके बेसिस पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था दोस्तों। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम लोग एडवांटेज पढ़ेंगे ड्राई कंप्रेशन ओवर वेट कंप्रेशन के ऊपर। ठीक है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसीलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि हम लोग हीट एक्सचेंजर का यूज क्यों करते हैं वीसीआरएस साइकिल के अंदर। ठीक है ना। तो देखिए, अगर मैं एडवांटेज की बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग वही टीएस डायग्राम और टीएस डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। किसके लिए टीएस डायग्राम बनाते हैं? एक तो हमारे पास ड्राई कंप्रेशन के लिए और वेट कंप्रेशन के लिए वीसीआरएस साइकिल का टीएस डायग्राम बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब हम वेट ड्राई कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो ड्राई कंप्रेशन में क्या होगा? तो ड्राई का मतलब क्या है? सूखा सूखा, यानी कि सुपर हीट कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे दोस्तों? सुपर हीट कर देंगे। कोई भी वहां पर लिक्विड नहीं प्रेजेंट होगा, वेपर फॉर्म में ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ है ना। तो देखिए, हमने सबसे पहले वीसीआर साइकिल बनाई, इसका टीएच डायग्राम बनाया। देखो, टीएच डायग्राम हमने बताया तो यहाँ पर हमें क्या है? सुपर हीटिंग करने की जरूरत पड़ी। दोस्तों क्या करने की जरूरत पड़ी? सुपर हीटिंग हमने जब की। देखो, ये हमारे पास टीएस डायग्राम है, इस तरीके का बनता है दोस्तों। ये कर्व याद रखना, हल्का सा कर्व होता है। ठीक है। तो ये रीजन क्या है? हमारा सुपर हीटिंग रीजन है। यहाँ पर क्या है? वेट कंप्रेशन। देखो, वेट कंप्रेशन अगर हम लोग बनाएंगे तो अंदर बनता है कहीं ना कहीं। देखो, यहाँ पर रेफ्रिजरेंट इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा और यहाँ जो हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है हमें कम देखने को मिलता है वेट कंप्रेशन के अंदर। ये तो आपको सभी को पता है, अब ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है कि ये कंडेंसर होता है, ये एवापोरेटर होता है, यहाँ हीट एक्सचेंजर लगे होते हैं। हीट एक्सचेंजर नहीं, थ्रॉटलिंग डिवाइस लगी होती हैं। ठीक है। तो ये सब ऑलरेडी आपको पता है किस तरीके से टीएस और पीएच डायग्राम हमारे बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या है? इन वेट कंप्रेशन ड्यू टू इनकम्प्लीट एवापोरेशन। वेट कंप्रेशन में दोस्तों एवापोरेशन नहीं हो पाता है, देन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज डिक्रीजिंग। यहाँ पर क्या है? वेट कंप्रेशन के अंदर इनकम्प्लीट एवापोरेशन होता है, जिसकी वजह से ये देखो आपको साफ साफ दिखाई भी दे रहा है दोस्तों। यहाँ हमें क्या मिलता है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलता है दोस्तों। तो ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है? कम हो रहा है, जबकि यहाँ पर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम नहीं होता है दोस्तों। ठीक है। इसीलिए हम लोग ड्राई कंप्रेशन का यूज करते हैं, वेट कंप्रेशन के का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। और अगर हम डिस्कस करें तो क्या है? लुब्रिकेंट ऑयल में बी वाश्ड अवे विद लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन वेट कंप्रेशन। देखो, वेट कंप्रेशन के अंदर लिक्विड तो प्रेजेंट होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सुपर हीटिंग कर देते हैं, लिक्विड प्रेजेंट नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर लिक्विड होगा, तो जिसकी वजह से जो लुब्रिकेंट ऑयल होगा वो वॉश्ड अवे हो सकता है, करोजन हो सकता है ना। तो इसीलिए दोस्तों हम ड्राई कंप्रेशन का यूज करते हैं, वेट कंप्रेशन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। और एक और देखो, क्यों? एक और रीजन है, क्या है? एंड फर्दर डैमेज कंप्रेसर ओपनिंग एंड वाल्व। देखो, जब हम कंप्रेसर को बार बार खोलेंगे, है ना, जब ओपनिंग करेंगे तो वहां पर डैमेज हो सकता है, क्योंकि वहां पर लिक्विड प्रेजेंट होगा। यहाँ पर क्या? लिक्विड प्रेजेंट होता है, तो लिक्विड प्रेजेंट होगा, इसी वजह से दोस्तों डैमेज हो सकता है। ठीक है। और एक रीजन हो सकता है कि हम लोग करें क्या फिर? हम लोग क्या करते हैं? स्लाइटली सुपर हीट करते हैं, यानी कि पूरी तरीके से सुपर हीट नहीं करते हम, स्लाइटली सुपर हीट करते हैं। वो भी जितनी हमें डिजायरेबल है, जितनी हमें जरूरत है उतनी ही हीट हम सुपर हीट करते हैं। ज़्यादा सुपर हीट भी नहीं करेंगे, तो ज़्यादा सुपर हीट करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी हमको। तो दोस्तों यही कुछ एडवांटेज हैं हमारे ड्राई कंप्रेशन के, क्यों हम ड्राई कंप्रेसर का यूज़ करते हैं, वेट कंप्रेसर का यूज़ क्यों नहीं करते। तो पहला एडवांटेज वही था कि वेट कंप्रेशन क्या, लिक्विड प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से हमको क्या होता है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा कम हो जाता है, इसीलिए हम लोग ड्राई कंप्रेशन का यूज़ करते हैं। और क्या रीज़न बताया मैंने आपको? और रीज़न बताया है कि लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं वो वॉश्ड अवे हो जाते हैं लिक्विड की वजह से, है ना। तो इसलिए हम लोग वेट कंप्रेशन का यूज़ नहीं करते, ड्राई कंप्रेशन का यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ रीज़न है। और हम लोग स्लाइटली सुपर हीट करते हैं, ज़्यादा सुपर हीट नहीं करते हैं ड्राई कंप्रेशन को। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है बस। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं
कि हीट एक्सचेंजर का यूज क्यों करते हैं हम लोग वीसीआरएस साइकिल के अंदर, जबकि देखो आपके पास जब वीसीआरएस साइकिल ऑलरेडी प्रोवाइड है, वो भी अच्छा वर्क करती है दोस्तों, फिर हमको हीट एक्सचेंजर का यूज क्यों करना पड़ा, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसका डायग्राम देखिए, ब्लॉक डायग्राम देखिए सबसे पहले, कि वही देखो यहाँ पर कंप्रेसर है, ठीक है, यहाँ हमारे पास कंडेंसर है, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक हीट एक्सचेंजर, यानी कि ये हमारे पास क्या है, हीट लॉस है। फिर वही यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंशन डिवाइस है, सेम वीसीआर साइकिल की तरह ही डायग्राम है, तो थोड़ा सा चेंज है वो ये कि यहाँ पर हमने हीट एक्सचेंजर लगा दिया। फिर यहाँ से क्या है, एवापोरेटर में गया, है ना, एवापोरेटर से फिर दोस्तों यहाँ पर हीट गेन हो रही है, यहाँ तो हीट लॉस हो रही है इस जगह, यहाँ पर हीट गेन हो रही है दोस्तों, और ये हमने बॉक्स में बंद किया, ये क्या हमारा हीट एक्सचेंजर, यहाँ से ये कंप्रेसर के अंदर दोबारा चला गया। तो देखो अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कंप्रेसर का काम क्या होता है, कंडेंसर का काम क्या होता है, एवापोरेटर का काम क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ और आप सभी को मैं मान के चलता हूँ आपको अच्छी तरीके से आता है। अगर नहीं आता है तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है कि यहाँ पर हमने हीट लॉस लगा दिया और हीट गेन लगा दिया, यानी कि हमने हीट एक्सचेंजर और ऐड कर दिया अपनी वीसीआर साइकिल के अंदर। अब देखो इससे होगा क्या, आपको पता है जितना हीट लॉस होता है वो किसके बराबर होता है, हीट गेन के बराबर होता है। यानी कि देखो हीट लॉस कहाँ हो रहा है, 3 और 4 के बीच में हीट लॉस हो रहा है अपना, ठीक है, और यहाँ पर ये 6 और 1, देखो 6 और 1, 6 और 1 के बीच में ये भी तो 6 ही है दोस्तों, है ना, 6 ही तो है, 6 और 1 के बीच क्या है, हीट गेन हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों हीट लॉस हीट गेन के बारे में, H3 माइनस H4, H3 माइनस H4 क्या है हमारा, हीट लॉस, है ना, हीट गेन हमारा क्या है 1 to 6 हो रहा है, तो हीट गेन क्या हो गया H1 माइनस H6। अगर मैं इसको CPL के फॉर्म में लिखूंगा, है ना, लिक्विड ही तो है ये दोस्तों, यहाँ पर CPL की फॉर्म में लिखूंगा तो CPL T3 माइनस CPL T4, T3 माइनस T4, है ना, टेम्परेचर के फॉर्म में हमने लिख दिया लिक्विड की। और यहाँ पर क्या हो जाएगा CP, है ना, CPV, यहाँ पर वेपर की फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लिक्विड की फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि हीट गेन होगा दोस्तों कहीं ना कहीं वेपर की फॉर्म में होगा, हीट लॉस क्या लिक्विड की फॉर्म में होता है। तो दोस्तों यहीं पे हमने लिक्विड CPL T3 माइनस CPL T4 लिख लिया, और यहाँ क्या लिखा CPV वेपर, ठीक है, T1 माइनस CPV T6, ये हमने लिख लिया। अगर मैं इसमें CPL कॉमन ले लूँ तो T3 माइनस T4 हो जाएगा, यहाँ से CPV कॉमन ले लूँ तो मैं क्या हो जाएगा T1 माइनस T6, तो ये इसका वो निकल कर आता है फॉर्मूला दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसकी देखो TS डायग्राम के बारे में बात करूं दोस्तों, TS डायग्राम किस तरीके से बनेगा वो देख लीजिए आप लोग। देखो यहाँ आपको पता है हीट गेन कहाँ हो रहा है, 6 to 1 में हो रहा है हीट गेन, 6 से 1 में हीट गेन हो रहा है, तो हमने क्या किया, हीट गेन, ये हीट गेन कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो वो भी पहले तो वीसीआर साइकिल हमने बनाई, जब हम बनाते तो कुछ इस तरीके की बनती है ये, लेकिन हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, हीट गेन ऐड कर दिया, इसलिए इस तरीके से हमने बनाई। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सब कूलिंग, ये सब कूलिंग रीजन है ना, हीट लॉस होगा तभी तो सब कूलिंग रीजन आएगा, और हीट लॉस कहाँ हो रहा है, 3 से 4 में हो रहा है, तो हम यहाँ पर हमने हीट लॉस किया, ये हमने दर्शाया है। तो यहाँ से इस तरीके से ये डायग्राम बना है, तो इस तरीके से इसका TS डायग्राम बनता है दोस्तों। तो अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाए कि हीट एक्सचेंजर VC साइकिल में क्या होता है, तो ये डायग्राम बना देना है आपको, और ये TS डायग्राम बना देना है, और आपको ये लिख देना है कि हीट लॉस और हीट गेन के बारे में। तो देखिए दोस्तों कास्केड सिस्टम रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम के बारे में सबसे पहले एक चीज़ आपको याद रखनी है कि हमने VCRS साइकिल पढ़ी थी, ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 VCRS साइकिल। अगर हम 2 VCRS साइकिल को आपस में जोड़ देंगे दोस्तों, तो हमारा कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम बनता है। तो देखिए सबसे पहले छोटी छोटी बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 VCRS सिस्टम, 2 VCRS सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर। देखो हमको प्रोड्यूस क्या करना है दोस्तों, ये बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हमको लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करना है, इसीलिए हम लोग कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, 2 VCRS साइकिल को आपस में जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 VCRS सिस्टम टू प्रोड्यूस, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि हमारे पास लो टेम्परेचर प्रोड्यूस हो सके। और लो टेम्परेचर अप्रोक्स कितना रहता है दोस्तों, -90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो इसका एप्लीकेशन भी आपको पता होना चाहिए कि इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज कहाँ पर है।
है ना। हम लोग इंजीनियर तो हमको पता होना चाहिए इसका एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमने देखा होगा ब्लड बैंक में, आपने देखा होगा ब्लड बैंक में कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं लो टेम्परेचर को, -88 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ब्लड बैंक में हम लोग यूज़ करते हैं। और कहाँ पर यूज़ करते हैं? देखो, इट इज आल्सो यूज इन टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल का भी टेस्ट करते हैं हम लोग एट ए वेरी लो टेम्परेचर, क्योंकि लो टेम्परेचर पे अगर मटेरियल फेल हो जाएगा हमारा तो दिक्कत हो जाएगी, तो मटेरियल को टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर भी हम लोग यूज़ करते हैं कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। तो ये दो आपके एप्लीकेशंस हो गए दोस्तों कि ब्लड बैंक में हम लोग यूज़ करते हैं और हम टेस्टिंग ऑफ मटेरियल में यूज़ करते हैं कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम के अंदर। और मैंने अभी तक आपको क्या पता है, जो कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम होता है ये कॉम्बिनेशन होता है 2 वीसीआरएस साइकिल का, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक चीज़ और याद रखनी है आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेफ्रिजरेंट, हम लोग इसमें 2 रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं। वी कैन यूज़ इन कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम। देखो खुद बताओ, एक वीसीआर साइकिल होगी तो एक रेफ्रिजरेंट यूज़ होगा, 2 वीसीआर साइकिल का यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो 2 रेफ्रिजरेंट का यूज़ करेंगे कम से कम, है ना। तो वही चीज़ है। तो दोस्तों देखो, हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि हमारे पास जब वीसीआर साइकिल है तो हमें कास्केड सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों जरूरत पड़ गई वो मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि लो टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर। और देखो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि लो टेम्परेचर अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हमको हो सकती है। तो देखो, ये हमारे पास वीसीआर साइकिल हमने ड्रॉ कर ली। मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर कि मान लो हमने वीसीआर साइकिल ड्रॉ की जिसका हमने टीएस डायग्राम बनाया। और देखिए दोस्तों, हमने जब टीएस डायग्राम बनाया तो कुछ इस तरीके का टीएस डायग्राम होता है दोस्तों आपका, ये ब्लू लाइन से जो दिखा रहा हूँ मैं, है ना, इस तरीके का टीएस डायग्राम होता है। अगर मैं इसको दोस्तों टेम्परेचर कम करूंगा, है ना, तो हमारा क्या होगा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पहले इतना था, अब दोस्तों इतना हो गया, है ना, इतना हमें रिड्यूस करना पड़ गया, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम हो रहा है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या है, वर्क हमारा बढ़ रहा है ना। तो हमारा वर्क बढ़ रहा है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम हो रहा है, तो हमारा सीओपी भी डाउन हो जाएगा, क्योंकि सीओपी क्या होता है आपको पता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट हमारा सीओपी होता है। तो दोस्तों देखिए, जब हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ही कम हो गया और वर्क हमारा बढ़ गया तो ओवरऑल सीओपी क्या होगा, हमारा कम होगा, क्योंकि वर्क हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सीओपी क्या होगा, कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वर्क के, ठीक है ना। तो इसीलिए, और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी एक बात बताई है, यहाँ पर से P2/P1 यानी वॉल्यूमेट्रिक जो एफिशिएंसी हमारी वो डिक्रीज होगी, ठीक है। और यहाँ से P2/P1 भी कम होगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। दोस्तों यही सब रीज़न है कि इफ़ वी डिक्रीज टेम्परेचर मेंटेन लो टेम्परेचर, या फिर अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं या लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो दोस्तों कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलती है। वीसीआर साइकिल के अंदर अगर हम टेम्परेचर कम कर दें, है ना, या फिर लो टेम्परेचर को मेंटेन कर लें दोस्तों, तो क्या क्या हमको प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमको कम देखने को मिलता है, वर्क डन हमारा बढ़ जाता है और सीओपी भी घट जाती है, यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी डाउन हो जाती है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी डाउन हो जाती है। तो इतनी प्रॉब्लम देखने को पड़ती है। तो इसीलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट करने के लिए दोस्तों हम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वीसीआर साइकिल का यूज करते हैं, जिसको हम लोग कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अब आइए इसका हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। देखो ब्लॉक डायग्राम कितना ईजी है, अब आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रखी है वीसीआर साइकिल और उसका बहुत सिंपल डायग्राम आपको बताया है। कौन सा डायग्राम बताया है? एक कंप्रेसर होता है हमारे पास, एक कंडेंसर होता है, एक हमारे पास एक्सपेंशन डिवाइस होती है, और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एवापोरेटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से कनेक्ट होता है, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अब आपको मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि कंडेंसर का काम क्या है, कंप्रेसर का काम क्या है, एक्सपेंशन डिवाइस क्यों यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्या इफेक्ट होता है इनका अगर हम कंडेंसर कम कर देंगे, इसमें प्रेशर कम कर देंगे कंडेंसर के अंदर, तो ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो देखिए, पहले हमने एक वीसीआर साइकिल बनाई, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर सेकंड वीसीआर साइकिल बनाई। देखो दोस्तों, कंप्रेसर यहाँ हो गया, यहाँ पर कंडेंसर इस तरीके से हमने बनाया, यहाँ एक्सपेंशन डिवाइस हमारी वही, यहाँ एवापोरेटर, और ये इस तरीके से है।
आपको पता है यहाँ पर क्या हमको देखने को मिलता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, और यहाँ भी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, ये ऑलरेडी आपको पता है। तो दोस्तों देखिए, जब मैंने ये चीज़ बनाई दोस्तों इस तरीके से, तो यहाँ मैंने एक बॉक्स में बंद किया, इसी को हम लोग बोलते हैं कास्केड। क्या बोलते हैं दोस्तों, कास्केड। ये एवापोरेटर अपना, ये कंडेंसर है, तो इसको हमने क्या बोलते हैं, कास्केड। यहाँ पर आपको देखो एक चीज देखने को मिल रही है, क्या, ये जो ऊपर वीसीआर साइकिल है, इसका क्या है, हाई बॉइलिंग पॉइंट रेफ्रिजरेटिंग का यूज करते हैं हम लोग इसमें। जैसे NH3 हो गया और R22 हो गया, इसके बारे में आगे भी डिस्कस करूंगा रेफ्रिजरेंट जब हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, है ना। तो दोस्तों हाई बॉइलिंग पॉइंट रेफ्रिजरेटिंग का यूज कर रहे हैं हम लोग ऊपर, पहली वीसीआर साइकिल के अंदर हमने, ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट वीसीआर साइकिल इसको मान लो हमने दिया नाम, इसको सेकंड बोल दिया, तो सेकंड वीसीआर साइकिल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट का यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वीसीआर साइकिल में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट का यूज कर रहे हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट रेफ्रिजरेंट का यूज कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब वो कौन से होते हैं, जैसे CO2 ले लिया या फिर SO2 वो ले लिया। एक बात और आपको याद रखनी है, जो हमारे पास CO2 होता है ना दोस्तों, इसी को हम लोग ड्राई आइस भी बोल देते हैं, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। और देखो यहाँ पर क्या हो रही है, हमारी क्यू यानी कि QC2 कंडेंसर है, तो C2 लिख दिया, सेकंड हमारी साइकिल है, इसीलिए QC2 क्या हो रही है, हमारी रिलीज हो रही है, और टेम्परेचर क्या है हमारा, TH2, ठीक है। यहाँ पर क्या है, QC1 है, ये भी QC1 है, दोनों बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर है ना, दोनों बराबर हैं। यहाँ TH1 हो गया, TL2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमको देखने को मिल ही रहा है, तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर QR1 हो जाएगा और यहाँ पर TL2 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो ये एक्सपेंशन डिवाइस ये तो ऑलरेडी आपको पता है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इसको हम लोग ना कार्नोट साइकिल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। देखिए अगर मैं कार्नोट साइकिल में कन्वर्ट करूंगा, तो वही चीज ऊपर हमारे पास क्या है, TH2 है, कंडेंसर है, तो हमने TH2 लिख दिया। फिर हमारे पास क्या है, रेफ्रिजरेटर है ना, रेफ्रिजरेंट है, तो यहाँ से क्या है, वर्क डन हमें करना पड़ रहा है रेफ्रिजरेंट को, W2 वर्क डन पहली साइकिल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, QC2, क्योंकि QC2 क्या है, हमारी रिजेक्ट हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पर QC2 हो गया। यहाँ क्या है, QC1, क्योंकि QC1 हमारे पास ये लगा है बीच में, एवापोरेटर और कंडेंसर यानी कि कास्केट सिस्टम का, तो यहाँ पर कास्केट सिस्टम हमने लगाया। TH1 और TL2, यहाँ पर TH1 और TL2 क्या है, दोनों के बराबर हैं, इसको हम TCC भी बोल देते हैं, तो हमने ये क्या कास्केट सिस्टम लगा दिया। अब यहाँ भी QC1 ही है दोस्तों, नीचे के केस में भी, तो हमने QC1 ले लिया। फिर हमारा रेफ्रिजरेंट यूज हुआ, हमने कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज हुआ, ड्राई आइस वाला, है ना। तो यहाँ पर हमें वर्क डन करना पड़ा W1, और ये हमारे लास्ट में हमारे पास क्या है, QR1 यहाँ पर हमें क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर TL2 हमारे पास लास्ट है, सिंक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग कार्नोट साइकिल ड्रॉ कर सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रही होगी कार्नोट साइकिल। अब हम लोग एक काम करते हैं, ये जो हमने कास्केट रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम दोस्तों बनाया है, इसका हम लोग पीएच डायग्राम भी बना लेते हैं। देखो पीएच डायग्राम बनाना कुछ मुश्किल नहीं है, छोटी सी बात है। देखो यहाँ पे मैं छोटे में आपको बना के दिखाता हूँ। मान लो हमारे पास ये है पीएच डायग्राम, क्या बनाना है, इधर हमने H ले लिया, इधर हमने P ले लिया। तो आपको ऑलरेडी पता है हम लोग क्या करते हैं, डोम बनाते हैं। पहले तो हमने एक डोम बनाया, जब हमने डोम बनाया तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से बनाते हैं दोस्तों, इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, अपना पीएच डायग्राम। ये हमारी साइकिल 1 के लिए हो गया, क्या लिख दिया हमने, 1 2 3 4, है ना। ये हमने क्या लिख दिया, 1 2 3 4, ये हमारी साइकिल 1 के लिए हो गया दोस्तों, है ना। ये आपको पता है ये क्या होता है, एवापोरेटर होता है, ये कंडेंसर होता है, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग 2 वीसीआर साइकिल हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और डोम बनाएंगे, एक और डोम बनाया। अब यहाँ पर हम लोग क्या किया, यहाँ पर भी हमने क्या किया, वही अपनी साइकिल बना ली। देखो ये साइकिल बना ली हमने कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ आया, ये इस तरीके से लो बन गई। यहाँ पे लिख दो 1 डैश, यहाँ पे 2 डैश, यहाँ 3 डैश। तो कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, आपको बस 2 वीसीआर साइकिल बनानी है, उनके पीएच डायग्राम बना देने हैं। तो इस तरीके से आप लोग पीएच डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो अभी तक आपको कास्केट सिस्टम के बारे में पता चलेगा कि कास्केट रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना, क्या होता है और हम लोग क्यों यूज करते हैं, उसका ब्लॉक डायग्राम आपको पता चल गया। और आपको क्या पता चल गया कि पीएच डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि हम लोग
कार्नोट साइकिल का किस तरीके से हम इसकी बनाते हैं और यूज करते हैं। ठीक है, अब इसकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं। क्या सीओपी के बेस पर देखो हमने एज्यूम क्या किया है, कार्नोट साइकिल का केस एज्यूम किया है दोस्तों। ठीक है, और हमारी अप्रोच क्या है, जो TH1 है TL2 के बराबर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखो जो TH1 है हमारा TL2 के बराबर है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हमारी अप्रोच है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सीओपी निकालूंगा तो सीओपी क्या होती है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है हमारे पास, TL1 बराबर अपॉन, देखो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमें TL1 मिल रहा है। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यही तो मिल रहा है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट TL1। अब वर्क इनपुट हम लोग इसमें कौन सा दे रहे हैं, वर्क इनपुट ये वाला वर्क इनपुट दे रहे हैं, W1 वाला वर्क इनपुट दे रहे हैं दोस्तों। देखिए TH1 माइनस TL1, ये हमारे पास क्या है, वर्क इनपुट हो गया दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों हमने सेकंड साइकिल के लिए लगाया, यहाँ पर हमारे पास रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ मिल रहा है, TL2 के ऊपर मिल रहा है, ये है TL2 है ना। और वर्क इनपुट क्या दे रहे हैं, वही TH1 TH2 माइनस TL2, ये हमारे पास वर्क इनपुट है दोस्तों। और आप सभी को पता है TH1 TL2 हमारे पास क्या है, बराबर, हम लोग इसको बराबर मान के चल रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा, देखो TL1 का TL1 रहेगा, TH1 की जगह हमने TL2 लिख लिया, और TL1 का TL1 हो गया। ठीक है, तो TL2 का TL2 है, और TH2 माइनस TL2 ये चल ही रहा है। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो TL1 इंटू TH2 ये हो गया, TL1 इंटू TL2 माइनस का साइन लगा के ये हो गया। इसी तरीके से दोस्तों TL2 का स्क्वायर हो गया, यानी कि ठीक है, माइनस का साइन चल रहा है, TL2 इंटू TL1 हो गया। यहाँ से ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ से TL2 का स्क्वायर रह जाएगा। तो TL2 का स्क्वायर क्या बचेगा, TL1 इंटू TH2, TL1 इंटू TH2, TL2 निकालेंगे हम लोग, क्या कर देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, है ना। तो ये क्या होगा, T इंटरमीडिएट, यानी कि ये जो T इंटरमीडिएट दोस्तों हमारे पास ये सिस्टम है, कास्केड सिस्टम है ना, वो निकल कर आ जाएगा कितना, कि अंडर रूट के अंदर T मैक्सिमम मल्टीप्लाई T मिनिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम ये मिनिमम, तो ये दोस्तों इस तरीके से निकल कर आता है कास्केड सिस्टम के अंदर। तो इतनी छोटी मोटी आपको कैलकुलेशन कर देनी है। ठीक है, वीडियो में हम लोग मल्टी प्रेशर सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो मैं इसको ना कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यही पता होना चाहिए कि मल्टी प्रेशर जो सिस्टम है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जब हमारे पास कास्केड सिस्टम भी है और VCRS साइकिल भी है, फिर हमको क्यों यूज़ करना पड़ा कि मल्टी प्रेशर सिस्टम के लिए। ठीक है ना, तो इसके बारे में सबसे पहले समझिए। सबसे पहले अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो यही पूछा जाएगा कि इसकी नीड क्यों पड़ी, है ना, मल्टी प्रेशर सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों देखो, मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, कास्केड सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे थे, लो टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है दोस्तों, हम क्या करेंगे कि जो हमारा लो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना है। यानी कि देखो, थोड़ी सी बात समझिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए। देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको देखो यहाँ यहीं से यहीं देखो, देखो ये हमारे पास क्या है, पीएच डायग्राम मैंने बना लिया। किस चीज़ का पीएच डायग्राम बनाया दोस्तों मैंने, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ये मैंने VCRS साइकिल का पीएच डायग्राम बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है ये कंडेंसर प्रेशर है, और ये हमारा क्या है, एवापोरेटर प्रेशर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए दोस्तों, जब मैं देखो TC टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, TC यानी कंडेंसर टेम्परेचर, TE यानी कि एवापोरेटर टेम्परेचर यहाँ पर हो जाएगा। अगर मैं इन इस TC माइनस TE करूँगा तो एक इम्पोर्टेंट वर्ड निकल कर आता है ना, एक रिलेशन निकल कर आता है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर लिफ्ट। TC माइनस TE को क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्परेचर लिफ्ट। ये बात आपको याद रखनी है। इफ इट इज मोर देन वी हैव टू गो मल्टी प्रेशर सिस्टम। अगर ये ज़्यादा हो गया दोस्तों, TC माइनस TE अगर ज़्यादा हो गया आपका, यानी कि टेम्परेचर लिफ्ट ज़्यादा हो गया VCRS साइकिल के अंदर, तो हमको मल्टी प्रेशर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तब हम मल्टी प्रेशर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, आपको पता है, अगर मैं नीचे इसका टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊँगा, है ना, तो यहाँ आपको पता है ये क्या हो रहा है, हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमको यहाँ मिलता है। ये क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यहाँ पर कम हो रहा है। ठीक है, जब यहाँ पर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम हो रहा है
तो आप लोग देख पा रहे हो, है ना, मैंने प्रीवियस ईयर वीडियोस में भी डिस्कस किया है। हमारे पास ये क्या है, वर्क डन हमारा क्या है, बढ़ रहा है ना। क्या हो गया, इस जगह रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा कम हो गया। यहाँ पर जो हमारे ये है ना, देखो इतना हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है कि वॉल्यूमेट्रिक जो एफिशिएंसी होती है हमारी, वो हमारी डाउन हो जाएगी। और क्या देखो देखने को मिलता है आपको, जब रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम होता है, वर्क डन बढ़ता है, तो आपको याद रखना है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी कम होगी, है ना। और जो आपकी कोप होती है यानी कि COP, वो आपकी क्या, वो आपकी डाउन हो जाएगी। और यहाँ से मास फ्लो रेट है वो भी डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो। हम लोग क्या चाहते हैं, जब हमने टेम्परेचर क्या किया, लो किया, है ना, यहाँ पर हमने क्या किया, टेम्परेचर को हमने कम किया। तो हमने टेम्परेचर को कम किया तो हमको क्या देखने को मिला कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी कम हो गया। पहली बात, जब रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो वर्क डन है वो हमको बढ़ना पड़ा, हमारा वर्क डन क्या बढ़ गया। अब वर्क डन बढ़ गया तो हमारा COP, देखो COP क्या होती है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन, वर्क इनपुट यही तो होती है ना। तो आपको पता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा कम हो गया तो वर्क इनपुट क्या हो गया, हमारा बढ़ गया। तो COP कितना होगा, COP ऑब्वियस सी बात है, ये बढ़ेगा तो ये COP घटेगा, है ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात आपको याद रखनी है। जब ऐसा होगा तो मैंने एक टर्म आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, PCYPE, ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है वो डाउन हो जाती है हमारी, और मास फ्लो रेट है वो भी हमारा कम हो जाता है। तो ऐसा ना हो, है ना, तो हमको ये एलिमिनेट करना कि ऐसी सिचुएशन ना बने हमारे साइकिल के अंदर, इसीलिए हम लोग मल्टी प्रेशर सिस्टम का यूज करते हैं। पहली बात आपको याद रखनी है। अच्छा देखो, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, अगर मैं बात करूं, है ना, तो देखो यहाँ पर क्या पूछ लिया जाता है कि PCYPE होता है, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 4 और 5 के। तो ये क्या है, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट, है ना। तो हमको कहाँ, मल्टी प्रेशर सिस्टम के अंदर जाते हैं हम लोग। वी शुड गो टू द मल्टी प्रेशर सिस्टम, कब जाते हैं, इफ PCYPE ग्रेटर देन हो जाएगी या फिर 4 से या तो 5 से। ठीक है, और आपको क्या पॉइंट याद रखना है, इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि सिंगल स्टेज सिस्टम इज यूज्ड व्हेन द एवापोरेटर टेम्परेचर इज अप टू 30 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल सिंगल स्टेज सिस्टम यूज करते हैं हम लोग जब एवापोरेटर का टेम्परेचर होता है दोस्तों अप टू -30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 एज सिस्टम जब हम यूज करते हैं, यानी कि कास्केट सिस्टम जब हम लोग यूज करते हैं, तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अप टू -60 डिग्री सेल्सियस। ये आपको पता होना चाहिए, आपके इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। और इसमें आपको क्या याद रखना है, जब हम मल्टी स्टेज सिस्टम यूज करते हैं तो इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए, ब्लो होना चाहिए, -60 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। तो इतनी सी कहानी आपको याद रखनी है कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, और छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं कि एक्चुअल में मल्टी प्रेशर सिस्टम के अंदर होता क्या है ना। तो देखिए, इसके 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, यानी कि 2 साइकिल होती हैं, उसको हम लोग कंबाइन करते हैं। दोनों साइकिल को आप लोग अच्छी तरीके से समझिए। देखो, मैं वन पॉइंट बाय पॉइंट आपके लिए लिख के लाया हूँ। क्या है, देखिए, 2 कॉन्सेप्ट आर एसोसिएट विद मल्टी प्रेशर सिस्टम। एक तो फ्लैश गैस रिमूवल, ठीक है, और दूसरा इंटरकूलिंग। ये क्या हो रही है दोस्तों, देखो, फ्लैश गैस रिमूवल और इंटरकूलिंग हो रही है ना, हमारे किसमें, मल्टी स्टेज सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों देखिए, फ्लैश गैस रिमूवल में हो क्या रहा है, यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था, देखो मैं आपको VCR साइकिल दिखाता हूँ एक बार। देखो, अगर मैं आपको VCR साइकिल दिखाऊं, देखिए, बने रहिए आप, बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखो, यहाँ VCR साइकिल में मैंने आपको बताया था, ये क्या होती है, हमारी थ्रॉटलिंग डिवाइस होती है या फिर एक्सपेंशन डिवाइस होती है। यहाँ से लिक्विड और वेपर हमारे पास कहाँ जाता है, एवापोरेटर में जाता है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ ना कुछ यहाँ से जो वेपर जा रहा है वो एवापोरेटर में अगर चला जाएगा दोस्तों, है ना। और बेसिकली एवापोरेटर का काम क्या है कि भाई वेपर को प्रोड्यूस करना, है ना। फिर यहाँ पे हम लोग एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं सुपर हीटेड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एवापोरेटर कर ही रहा है कि वेपर को बना रहा है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों यहाँ से जो वेपर है हमारे पास, वो ही अगर इसके अंदर जाएगा, है ना, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क तो इनपुट देना पड़ेगा ना। हमारा काम क्या है कि लिक्विड जाए और यहाँ पर सुपर मतलब हीट हो और वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो, ये हम लोग चाहते हैं। पर ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर वेपर होता है,
वो ही अगर इसके साथ चला जाएगा तो हमारा कहीं ना कहीं वर्क बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, हम नहीं चाहते ऐसा हो। तो दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं फ्लैश रिमूवल, है ना। जो वेपर हमारा जा रहा है एक्स्ट्रा अमाउंट में पहुंच जाता है दोस्तों, वो इसमें ना पहुंचे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश रिमूवल। आइए देखो इसको और अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे अभी डायग्राम के साथ। ये तो मैंने थोड़ी सी कहानी आपको बता दी ताकि आपको एग्जाम में लिखने में हेल्पफुल मिल जाए, है ना। दोस्तों देखिए, वेपर रिड्यूसिंग ड्यूरिंग थ्रोटलिंग प्रोसेस, थ्रोटलिंग प्रोसेस के दौरान वेपर कम होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअल में, समझिए। ये हमारे पास साइकिल है, देखो मैं आपको साइकिल थोड़ी सी जूम करके दिखाता हूँ। हाँ देखो, ये हमारे पास साइकिल है। अब इसमें दोस्तों समझिए वही चीज है, ये हमारे पास क्या है, कंडेंसर, है ना। अब मैं ये आपको ये नहीं बता रहा कि कंडेंसर का काम क्या होता है, एवापोरेटर का काम क्या होता है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो ऑलरेडी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से कंडेंसर से कहाँ जा रहा है, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व के अंदर हमारा जा रहा है वेपर, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से कहाँ जाएगा, एक यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, फ्लोट वॉल्व, ठीक है। कंडेंसर से आया, कहाँ पर गया दोस्तों, फ्लोट वॉल्व के अंदर गया। अब फ्लोट वेल्व का काम क्या होता है, फ्लोट वेल्व जो यहाँ पर लगा होता है दोस्तों, इसका काम क्या होता है कि मेंटेन करता है टेम्परेचर को, किसको, टू मेंटेन द लेवल, लेवल को मेंटेन करता है दोस्तों, इसीलिए हम लोग लगाते हैं फ्लोट वॉल्व, लेवल मेंटेन रहे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारे पास बॉक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश टैंक, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रेशर होता है, कौन सा प्रेशर होता है, इंटरमिटेंट प्रेशर होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। पहले कंडेंसर से आया, कंडेंसर से आने के बाद यहाँ पर प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व में गया, उसके बाद कहाँ गया, हमारा फ्लोट वॉल्व के अंदर गया। यहाँ पर क्या हुआ, लेवल मेंटेन रहा, यानी कि फ्लैश टैंक के अंदर अपने आया। यहाँ से फिर जो हमारी क्या निकल के गई, सैचुरेटेड लिक्विड, जो हमारी गैस है दोस्तों, है ना, वो यहाँ से निकल के, यहाँ से सैचुरेटेड लिक्विड यहाँ से निकल के गया दोस्तों, एक्सपेंशन वॉल्व के अंदर आ गया, ठीक है। जब एक्सपेंशन वॉल्व के अंदर आ गया, फिर यहाँ से हमने कहाँ भेजा दोस्तों, एवापोरेटर के अंदर भेजा, ठीक है। एवापोरेटर के बाद कहाँ गया, ये कंप्रेसर 1 में गया, यहाँ पर कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होने के बाद फिर ऊपर गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो हमारे पास फ्लैश टैंक के अंदर जो हमारे पास लिक्विड गैस थी सैचुरेटेड, वो कुछ यहाँ से वेपर फॉर्म में निकली, है ना, और कुछ यहाँ से कंप्रेसर में यहाँ से होके गई। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, मिक्सिंग हो गई 4 पॉइंट के अंदर, क्या हुआ दोस्तों, मिक्सिंग हो गई। तो यहाँ से निकल कर और यहाँ से जो हमारा कंप्रेसर के अंदर गया, यहाँ पर 4 पॉइंट पे क्या हुई, मिक्सिंग हुई। मिक्सिंग होने के बाद फिर हमारे कंप्रेसर सेकंड कंप्रेसर में गई, है ना, फिर वहां से क्या गई, कंडेंसर के अंदर गई। तो दोस्तों इस तरीके से क्या हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, इस तरीके से हमारा काम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क हो रहा है। तो आपको याद रखना है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वेपर रिलीज हो रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और जो हमारा 4 पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेपर मिक्स हो रहा है ना। यहाँ से लिक्विड गया, यहाँ से वेपर गया, ये दोनों आपस में यहाँ पर क्या मिक्स हुए, और यहाँ पर क्या हुआ, कंप्रेसर के अंदर गए, और फिर ये प्रोसेस इस तरीके से साइकिल हमारी चलती रहती है, ठीक है। अब हमको क्या है, इसका पीएच डायग्राम बनाते हैं हम लोग। अब देखो पीएच डायग्राम समझिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पीएच डायग्राम बहुत सिंपल है। देखो हमने इसकी नंबरिंग भी कर ली, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ये तो आपको पता ही है। तो हमने पीएच डायग्राम बनाया, तो आप लोग सभी को पता है पीएच डायग्राम का जो क्या होता है, इस तरीके से बनता है, ठीक है। डोम होता है, इस तरीके से हमारा डोम होता है पीएच डायग्राम का। अब देखो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, 5 to 6, 5 to 6 हमने क्या हुआ, कंडेंसर है हमारे पास, 5 to 6 क्या है हमारे पास, ये कंडेंसर है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो रहा है, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व के अंदर जा रहा है, यानी कि प्रेशर घट रहा है, तो हम नीचे आ गए, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया दोस्तों, ये फ्लैश टैंक के अंदर गया, है ना, लेवल मेंटेन हुआ यहाँ पर। तो ये कहाँ गया, 8 पॉइंट पे। यहाँ जो 8 पॉइंट है आपका सैचुरेटेड लिक्विड, आपको पता है ये कौन सा रीजन होता है, सब कूलिंग रीजन होता है दोस्तों अपना, ठीक है ना। तो ये सब कूलिंग की रीजन की तरफ इधर बढ़ गया। तो दोस्तों 8 पॉइंट से यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ये इस तरीके से यहाँ पर हमको क्या मिल गया, पी इंटरमिटेंट प्रेशर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 3, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब आगे क्या हो रहा है, हम लोगों को एक्सपेंशन वॉल्व में जाना है 8 to 9, तो हम लोग नीचे आए 8 to 9, ठीक है।
फिर यहाँ से 9 to 1 क्या है हमारे पास, एवापोरेटर। ये आपको पता है, ये एवापोरेटर है, यहीं पर हमको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर आगे अगर मैं बात करूँ 1 से 2 क्या हो रहा है, कंप्रेसर 1। तो 1 से 2 कहाँ गए, हम लोग कंप्रेसर में गए। फिर यहाँ से कहाँ गए दोस्तों, हमारे पास 2 के बाद क्या जा रहा है, 4, यानी कि 2 से 4, यानी 3 और 4 यहाँ पर क्या हो रही है, मिक्सिंग दोस्तों। तो 3 और 2 के बीच में, 3 और 2 के बीच में 4 है हमारे पास, 3 और 2 के बीच में 4, ठीक है, मिक्सिंग हो गई। मिक्सिंग से ऊपर हम लोग कहाँ गए, 5, यानी कंडेंसर पे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये डायग्राम बन गया, पीएच डायग्राम बन गया। अब आप लोग एक चीज देख पा रहे हो, यहाँ पर ये क्या है, क्वालिटी डिक्रीज हो रही है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो क्या हो रही है, क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो क्वालिटी डिक्रीज हो रही है वो लिक्विड ज्यादा बन रहा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। और तो इसीलिए हमें इतना जो वर्क है, देख रहे हो यहाँ से लेके ये इतना जो वर्क मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हमने क्या कर दिया, सेव कर लिया, है ना। हमको वेपर, हम लोग काम क्या है, हम लोग वेपर नहीं भेज रहे, ओनली उसमें लिक्विड भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा लिक्विड बन रही है ना, वेपर नहीं है, हम लोग वेपर भेज नहीं रहे हैं, तो हम लोग क्या इतना वर्क सेव कर लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों हम लोग फ्लैश रिमूवल, फ्लैश गैस रिमूवल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, जो मैं ना आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। एक चीज और आपको याद रखनी है इसमें, वो याद क्या रखना है कि वेलोसिटी ऑफ वेपर शुड बी लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड इन पी इंटरमिटेंट, ठीक है। इसको आप याद रख लेना। सेकंड जो हमारा कंपोनेंट था वो क्या था, हमारा इंटरकूलिंग, ठीक है। अब मल्टी स्टेज, अब यहाँ पर क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है आपसे, इंटरकूलिंग से भी अलग पूछ लेता है ना। तो दोस्तों समझिए, इंटरकूलिंग को समझने के लिए आपको पता है, थर्मोडायनेमिक के बारे में आपको पता है ऑलरेडी, कि ओपन वर्क पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए कैसे निकालते थे हम लोग, वर्क N/N-1, ठीक है, P1V1 माइनस P2V2, इस तरीके से हम लोग निकालते थे। ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आपने थर्मोडायनेमिक पढ़ी है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो गया, N/N-1 P1V1, है ना। हमने P1V1 इसमें से कॉमन लिया, तो यहाँ क्या रह गया 1, और P2V2 तो हमारा ऊपर है ही, ये देखो P2V2 है, और अपन P1V1, ठीक है। तो यहाँ से N/N-1 तो चल ही रहा है, P1V1 चल ही रहा है, 1 का 1, और P2/P1 हमने ले लिया, और N/N-1 हमने क्या दे दिया, इसके ऊपर लिख लिया, ठीक है। तो आपको पता है ये चीज क्या है हमारे पास, इस पे हमारे पास इसको कोई कंट्रोल नहीं है हमारे पास इसका, ठीक है। हम लोग कंट्रोल जो ये तो फिक्स रहता ही हमारे पास, हम लोग जो कंट्रोल कर सकते हैं वो हम वॉल्यूम को कम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। किसको, कि वॉल्यूम को, वो भी इस स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इंटरकूलिंग के अंदर। तो यहाँ पे इन स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा तो वर्क डन हमें कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा, तो यहाँ से वर्क डन भी कम हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आपको याद रखना चाहो तो आप लोग थोड़ी बहुत कैलकुलेशन के लिए याद रख सकते हो, क्योंकि हम लोग इसी कैलकुलेशन के बेस पर हम लोग इंटरकूलिंग करते हैं, ठीक है। अब इंटरकूलिंग आप लोग समझ लीजिए, इंटरकूलिंग में हो क्या रहा है, सेम डायग्राम है लगभग। यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटा सा चेंज है, वो क्या चेंज है वो मैं आपको बताता हूँ। वही देखो, ये हमारे पास कंडेंसर है, कंडेंसर से हम लोग कहाँ गए, प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस में गए, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, ये हमारे पास क्या था, फ्लॉट था, है ना, लेवलिंग, जो लेवल टू मेंटेन द लेवल मेंटेन करने के लिए रख रहा था, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, ये फ्लैश टैंक था हमारे पास। अब यहाँ से कहाँ गया, यहाँ आ गया एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ से क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर आ गया, जबकि आपने देखा था, है ना, यहाँ से क्या पहले इसके अंदर गया, फिर यहाँ से ये मिक्सिंग हुई। यहाँ पर मिक्सिंग वगैरह कुछ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर आ गया हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड। फिर यहाँ से हमने कहाँ भेज दिया, एवापोरेटर के अंदर भेज दिया। एवापोरेटर से कहाँ भेज दिया हमने, कंप्रेसर के अंदर भेज दिया। कंप्रेसर से डायरेक्ट अंदर जाएगा फ्लैश टैंक के अंदर सीधा, ठीक है। और फ्लैश टैंक से निकल कर ये चीज डायरेक्ट कंप्रेसर सेकंड में जाएगी, जो हमारे पास वेपर होंगे ना, डायरेक्ट कंप्रेसर सेकंड के अंदर जाएगी, यहाँ से फिर कंडेंसर के अंदर जाएगी। तो आपको क्या याद रखना है, इंटरकूलिंग में हमने बस मिक्सिंग को रिमूव कर दिया, ठीक है। मिक्सिंग को क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया। बिल्कुल सेम टू सेम डायग्राम में थोड़ा सा चेंज किया बस मैंने। अब आपको पता है कंडेंसर का काम क्या आता है ना, एवापोरेटर का काम क्या है, एक्सपेंशन डिवाइस का काम क्या है, ये ऑलरेडी आप लोग जानते ही हो, ठीक है। आपको याद रखना है यहाँ पर जो मिक्सिंग हो रही थी वो नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो इसका पीएच डायग्राम हम लोग बनाते हैं, तो पीएच डायग्राम बिल्कुल सेम है,
वही हमने क्या दिया, हमने एक डोम बनाया है ना, पीएच डायग्राम के लिए हमने क्या बनाया, एक डोम बनाया। अब देखो हमने नंबरिंग कर ली, देखो 4 5 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 कहाँ गया हमारे पास, 7 ये है, 6 मान लो यहाँ पर है हमारे पास 6, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, 4 to 5 हमारे पास कंडेंसर है, तो हमने देखो 4 to 5 कंडेंसर ले लिया। अब यहाँ से क्या हो रहा है दोस्तों, 5 to 6 जो हमारे पास है प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस है, ठीक है। तो 5 to 6 हमने प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस में गई। अब हम लोग इधर नहीं जा रहे है ना, इंटरकूलिंग के लिए नहीं जा रहे दोस्तों, है ना, यहाँ पर सब कूलिंग के लिए नहीं जा रहे क्योंकि हमें मिक्सिंग करनी ही नहीं है। हमें डायरेक्ट यहीं पर क्या मिल जाएगा, पी इंटरमिटेंट मिल जाएगा, वो कि यहाँ पर आ गए हम लोग थर्ड पॉइंट पर, ठीक है। फिर यहाँ से 6 to 7 डायरेक्ट हम लोग एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर गए। फिर 7 to 1 क्या है, एवापोरेटर, ये हमारे पास एवापोरेटर है, यहाँ एवापोरेटर के अंदर गए। फिर 1 से 2 क्या हो रहा है, कंप्रेसर, तो 1 से 2 हमने कंप्रेसर किया। तो यहाँ पर कोई इंटरमिक्सिंग है ही नहीं, तो दोस्तों डायरेक्ट हमने 3 पे पहुँच गए। अब 3 से डायरेक्ट हमारे पास क्या है, 4 यानी कंडेंसर, ये इस तरीके से बन गई। तो आप लोग देख पा रहे हो ये जो वर्क आपको देखने को मिल रहा है ना, ये हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें एक चीज याद रखनी है आपको, वो क्या याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। आपको ये याद रखना है, इसमें हम लोग जो रेफ्रिजरेंट दोस्तों यूज करते हैं वो हम लोग अमोनिया यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, अमोनिया, यानी कि NH3 का यूज करते हैं, है ना। R12 और R22 को हम लोग यूज नहीं करते, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जबकि जो हमारे पास वो वाला था है ना, फ्लैश रिमूवल, उसमें हम लोग कोई सा भी यूज कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब अमोनिया का ही यूज क्यों करते हैं इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ की जो लेटेंट हीट होती है, अमोनिया की लेटेंट हीट जो होती है दोस्तों ज्यादा होती है, जिससे जो वेपर क्या निकलता है, कम निकलता है हमारे पास। वेपर हमको क्या है, कम निकल रहा है हमारे पास, लेटेंट हीट हमारी अमोनिया की ज्यादा होती है, वेपर कम निकलता है, तो हमारा काम क्या है मल्टी स्टेज में, कि वेपर कम से कम वहां पहुंचे, ठीक है ना। तो वही चीज है, इट इज सुटेबल फॉर NH3 बिकॉज, ये मैंने थोड़ी बहुत बातें लिख दी इसमें इंटरकूलिंग के अंदर। इट इज सुटेबल फॉर NH3 के लिए सुटेबल है। NH3 क्या है यहाँ पर, रेफ्रिजरेंट है जो लोग हम यूज करते हैं, ठीक है। बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज हाई, क्योंकि NH3 की लेटेंट हीट कैसी होती है, ज्यादा होती है दोस्तों, इसीलिए जो वेपर क्या करता है, कम निकलता है दोस्तों हमारे पास। इट इज नॉट ऑलवेज डिजायरेबल एक्सेप्ट, है ना, ये NH3 प्लांट में ज्यादातर यही यूज करते हैं हम लोग। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी थी इंटरकूलिंग और फ्लैश गैस रिमूवल के अंदर। अब देखो ये तो हमको पता चल गया कि इस तरीके से हम लोग इंटरमिटेंट प्रेशर हम लोग जो लगाते हैं, ठीक है, फ्लैश गैस रिमूवल में क्या हो रहा है, और हमारे पास जो हमारे पास इंटरकूलिंग थी उसमें क्या हो रहा था, है ना। NH3 का हम लोग यूज करते हैं, जबकि R2 और R12 का यूज नहीं करते हैं रेफ्रिजरेंट जो होता है, ठीक है। दोनों की साइकिल आपने देख लिया, दोनों के पीएच डायग्राम देख लिए। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इंटरमिटेंट प्रेशर को किस तरीके से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग इंटरमिटेंट जो प्रेशर हमारे पास होता है PI, है ना, जो कि फ्लैश टैंक के अंदर होता है, तो दोस्तों उसको किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, PC यानी कंडेंसर और PE यानी एवापोरेटर प्रेशर, इन दोनों का मल्टीप्लाई अंडर रूट के अंदर, ठीक है, इससे हम लोग निकालते हैं। और फॉर वेपर रेफ्रिजरेंट के लिए हम लोग किससे निकालते हैं, PI बराबर क्या होता है, PC इंटू PE, है ना। PC क्या है यहाँ पर, कंडेंसर प्रेशर, PE क्या है यहाँ पर, एवापोरेटर प्रेशर, ठीक है। मल्टीप्लाई में TC कंडेंसर टेम्परेचर और TE एवापोरेटर टेम्परेचर, इसका अंडर रूट। तो इस तरीके से हम लोग प्री इंटरमिटेंट निकालते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पता करते हैं कि किस तरीके से हमें इंटरमिटेंट प्रेशर को सिलेक्ट करना है। तो आपको देखो एक चीज और याद रखनी है कि अभी तक तो हमने अलग अलग पढ़ लिया कि फ्लैश रिमूवल कैसे करते हैं हम लोग, इंटरकूलिंग किस तरीके से करते हैं। अब हम लोग क्या है, मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम की बात कर जब हम लोग कर रहे हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन भी तो आपको देखना है ना, ठीक है। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो एक ही डायग्राम के अंदर। देखो इस तरीके से आपको ऐड करना है, यहाँ पर वही कंडेंसर, ठीक है, यहाँ प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व है, डिवाइस जो की लगी हुई है आपकी, ये हमारे पास क्या है, फ्लैश टैंक है, ये हमारे पास P इंटरमिटेंट प्रेशर है, ये एक्सपेंशन डिवाइस है, आपको पता है। एवापोरेटर ये है ही हमारे पास, यहाँ कंप्रेसर 1 है, यहाँ कंप्रेसर 2 है, बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैंने एक चीज ऐड कर दी यहाँ पर, वो क्या है, वाटर इंटरकूलर,
ठीक है, नंबरिंग पे ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इस तरीके से नंबरिंग है। यहाँ मैंने क्या यूज कर लिया, वाटर इंटरकूलर यूज कर लिया है, बस इतना सा काम किया है। ये डायग्राम आपको बना लेना है कि मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ऐड कर लिया। ठीक है, फ्लैश गैस रिमूवल और जो हमारे पास था, है ना, फ्लैश गैस रिमूवल था और इंटरकूलिंग थी, दोनों को ऐड कर लिया और बस मैंने यहाँ पर वाटर इंटरकूलर को अटैच कर दिया। अब इसका आपको पीएच डायग्राम भी पता होना चाहिए। तो देखिए पीएच डायग्राम क्या होगा, देखो बिल्कुल सेम टू सेम इस तरीके से पीएच डायग्राम बनाएंगे। 5 to 6 हमारे पास क्या है, वही कंडेंसर। ठीक है, हमारे पास क्या है, कंडेंसर गई, कंडेंसर से नीचे हम लोग कहाँ जा रहे थे, देखो कहाँ जा रहे थे, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व डिवाइस में जा रहे थे नीचे, तो हम लोग नीचे बढ़े, ये लोग नीचे आ गए। फिर हम लोग कहाँ जा रहे थे, सब कूलिंग की तरफ जा रहे थे, है ना, आपको पता है सब कूलिंग की तरफ गए। फिर वहां से कहाँ गए हम लोग, एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर गए थे। यहाँ से फिर हम लोग कहाँ गए थे, एवापोरेटर में गए थे। ठीक है, और फिर हम लोग कहाँ गए थे, कंप्रेसर के पास। फिर यहाँ से डायरेक्ट हम लोग, देखो यहाँ मिक्सिंग नहीं दिखा रहे हम लोग, डायरेक्ट यहाँ पर पहुंचे थे हम लोग। ठीक है, फिर यहाँ से कहाँ गए थे हम लोग, 5th पॉइंट पर गए थे। दोस्तों इस तरीके से आप लोग पीएच डायग्राम बना सकते हो मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम का। आज की वीडियो में हम लोग मल्टी स्टेज एवापोरेटर सिस्टम को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमारा एक छोटी सी चीज रह गई थी कल, वो क्या रह गई थी कि मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसके बारे में हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं एडवांटेज की बात करूं दोस्तों मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम में, तो वो क्या है हमारे पास, वो यही है, क्वालिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट इज रिड्यूस। दोस्तों रेफ्रिजरेंट की क्वालिटी क्या होती है, कम हो जाती है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो क्या है, थ्रॉटलिंग लॉसेस कम हो जाते हैं। ठीक है ना, और फिर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज होगी बिकॉज प्रेशर रेशियो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पर एक और पॉइंट है, कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर डिक्रीज। ठीक है ना, तो ये कुछ 4 पॉइंट हैं, आप लोग याद कर लेना, क्योंकि इनको समझाऊंगा मैं, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, देखो ये बहुत सिंपल है, मैं ऑलरेडी आपको कई बार समझा चुका हूँ कि किस तरीके से रेफ्रिजरेंट की क्वालिटी कम होती है ना, उससे हमें वर्क डन भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, तो इसीलिए ये हमारा एडवांटेज हो गया। थ्रॉटलिंग लॉसेस को भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से कम हमें करना पड़ता है, तो ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। दोस्तों देखिए डिसएडवांटेज को समझिए, क्या डिसएडवांटेज है, वो यही डिसएडवांटेज है जैसे मैंने आपको बताया था मल्टी स्टेज में। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास फ्लैश टैंक होता था, तो फ्लैश टैंक से यहाँ पर क्या देखो वेपर जाती थी एवापोरेटर के अंदर ना, वेपर ना पहुंचे, लिक्विड जा रहा है वेपर ना पहुंचे, तो यहाँ पर जो पाइप होता है दोस्तों, इस पाइप में हीटिंग की वजह से फ्लैशिंग हो सकती है ना, फ्लैशिंग हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या डिसएडवांटेज है ये इसका, तो वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, ड्यू टू एक्सटर्नल हीट की वजह से देयर मे बी फ्लैशिंग इन द पाइप, पाइप में क्या फ्लैशिंग देखने को मिल सकती है, और कन्वर्ट इनटू वेपर, क्योंकि देखो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो हो सकता है पाइप में ही वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे फ्लैशिंग देखने को मिल सकती है इस एरिया में। इसीलिए दोस्तों ये इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा आज की वीडियो का उसको देखते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि ये तो हमारा कल जो रह गया था उसको मैंने आपको बता दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों इस वीडियो का, वो है मल्टी एवापोरेटर सिस्टम। क्यों हम मल्टी एवापोरेटर सिस्टम का यूज़ करते हैं, है ना, क्यों हमें मल्टी एवापोरेटर लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसको समझिए दोस्तों। तो दोस्तों समझिए, एक चीज़ समझिए, मान लो आपके पास आइसक्रीम है, आपको आइसक्रीम जमानी है, तो आपको पता है अगर मैं आइसक्रीम जमाना चाहता हूँ तो हमें कहीं ना कहीं टेम्परेचर माइनस में तो पहुँचना, माइनस में ले जाना पड़ेगा, तभी तो आइसक्रीम जमेगी। तो मान लो हमने आइसक्रीम जमाई, है ना, कोई भी हमारे पास आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम का टेम्परेचर हमारे पास कितना है, -20 डिग्री सेल्सियस। हमें मान लिया कि हमने हमने मान लिया जो आइसक्रीम हम जो जमाने वाले हैं, तो उसका टेम्परेचर कितना है आइसक्रीम का, -20 डिग्री सेल्सियस। अब उसी में हमको क्या करना है, कूलिंग करनी है वेजिटेबल की। जो भी हमारा जो सिस्टम है, एक सिस्टम के अंदर दोस्तों आइसक्रीम का टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है ना, और वहीं पर मेरे को कूलिंग करनी है, वेजिटेबल को कूल करना है, गर्म वेजिटेबल्स है उसको कूल करना है, ओनली ठंडा करना है, उनको जमाना नहीं है दोस्तों। उसका टेम्परेचर मान लो 5 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पर कूलिंग हो जाती है वेजिटेबल। तो आप खुद सोचिए, एक ही सिस्टम में ये इसका एवापोरेटर कितना है, -20 डिग्री सेल्सियस पे हमें ले जाना पड़ेगा, यहाँ पर हमको
5 डिग्री सेल्सियस पर ले जाना पड़ेगा, तब जाके हमको कूलिंग हो जाएगी हमारी वेजिटेबल। तो डिफरेंस है ना दोस्तों दोनों में, अलग अलग एवापोरेटर हमको लगाने पड़ेंगे, है ना। तो इस चीज़ को हमें ना अलग अलग वर्क डन करना पड़े, हमारे जो भी हम सिस्टम का यूज़ करें दोस्तों वो इकोनॉमिकली हो। ऐसा नहीं कि हमने ज़्यादा कॉस्ट लगा दी और हमको रिजल्ट भी उतना नहीं मिल रहा है, तो ऐसा ना हो, इसीलिए हम लोग मल्टी एवापोरेटर सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों देखो, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख के भी लाया हूँ। इस चीज़ को अगर मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो यही है, यूजिंग इंडिविजुअल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। हम अलग अलग रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ कर लें, रेफ्रिजरेशन सिस्टम जिसमें पहला रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो टेम्परेचर होना चाहिए -20 डिग्री सेल्सियस आइसक्रीम जमाने के लिए, ठीक है ना। सेकंड के लिए 5 डिग्री सेल्सियस मान लो हमने एग्जांपल से माना है, टू गेट बोथ द रेफ्रिजरेंट इफेक्ट विच इज़ नॉट फीजिबल इकोनॉमिकली। तो ऐसा तो दोस्तों पॉसिबल है नहीं कि एक अलग अलग रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम लोग यूज़ करें अलग अलग काम के लिए, है ना। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट आएगी फिर हमारे पास, तो ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, वी यूज सिंगल स्टेज सिस्टम हैविंग मल्टीपल एवापोरेटर। हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों कि एक ही सिस्टम का यूज़ करें और उसमें हम मल्टीपल एवापोरेटर का लगा दें, है ना, विद इक्वल टेम्परेचर। दोनों का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आइए देखो इसको हम लोग समझते हैं। मान लो हमारे पास एक ये सिस्टम है, ठीक है, वही जैसे VCR सिस्टम हमारा होता है वो आपको पता है ऑलरेडी। तो मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर कंडेंसर होता था, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, एक एक्सपेंशन डिवाइस लगी है, ये हमारी क्या है, एक्सपेंशन डिवाइस। यहाँ पर क्या है, एवापोरेटर, और ये क्या है, कंप्रेसर। ये मैं ऑलरेडी मैंने आपको मल्टी कंप्रेसर सिस्टम जब बताया था उसमें आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों हमें क्या लगाना है, एक ही सिस्टम है, ये हमारे पास एक ही सिस्टम है और इसी सिस्टम के अंदर हमने 2 एवापोरेटर लगा दिए और जिसका टेम्परेचर क्या है, सेम है। मान लो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। अब देखो काम क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एवापोरेटर है इसमें तो दोस्तों देखो हम लोग आइस आसानी से कन्वर्ट कर ले रहे हैं, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस में तो जो हमने बताया था आइसक्रीम जमती है दोस्तों, वो इस एवापोरेटर में तो हो जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन जब बात आती है दोस्तों वेजिटेबल ठंडे करने की, तो वेजिटेबल आपको पता है -5 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग ठंडा करने वाले हैं, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी मॉइस्चर प्रेजेंट हुआ वेजिटेबल के अंदर तो वो जम सकती हैं, है ना, वहाँ पर बर्फ जम सकती है, क्योंकि टेम्परेचर तो यहाँ पर दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस है। तो इसी को तो नेगलेक्ट करना है हमको। तो दोस्तों यहाँ पर मॉइस्चर जो होगी वो फ्रीज हो सकती है, ठीक है ना, इन द एवापोरेटर ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर की वजह से। क्योंकि दोस्तों देखो हमको हमारे पास है कितना, -20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमने सेम टेम्परेचर पे एवापोरेटर लगाए हुए हैं। और हमको चाहिए कितना था वेजिटेबल ठंडा करने के लिए, -5 डिग्री सेल्सियस चाहिए था दोस्तों। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, है ना। तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर डिफरेंस इरिवर्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। अब एक चीज और समझिए आप इसमें कि यूजेस ऑफ मल्टी स्टेज सिस्टम विद मल्टी एवापोरेटर एट डिफरेंट टेम्परेचर, हम लोग ऐसा यूज करेंगे तो ये हमारा दोस्तों ठीक नहीं है, हमारा काम ही नहीं हो पा रहा है। तो इसी को ठीक करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इंडिविजुअल एवापोरेटर यूज करेंगे हम लोग विद सिंगल एवापोरेटर एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड इंडिविजुअल एक्सपेंशन वैल्यू। यानी कि देखो हम लोग क्या करेंगे कि एक एवापोरेटर जो हमारा होगा वो तो -20 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा, उसी सिस्टम के अंदर हम लोग दूसरा जो एवापोरेटर हम लोग लगाएंगे वो मान लो दूसरा, मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा, अलग होगा। मान लिया मैंने इस बार 7 डिग्री सेल्सियस है, या फिर आप इसको 5 डिग्री सेल्सियस भी मान सकते हो। यानी कि दोनों एवापोरेटर का टेम्परेचर हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि दोनों जो एवापोरेटर थे उनका टेम्परेचर सेम था, तब हमको ये रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है ना। और अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों एवापोरेटर का टेम्परेचर अलग अलग कर रहे हैं। अब देखते हैं हमको क्या मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं बात करूं, वही यहाँ पर कंडेंसर है, यहाँ पर देखो एक्सपेंशन वैल्यू मतलब एक्सपेंशन वॉल्व लगा हुआ है, यहाँ भी एक्सपेंशन वॉल्व लगा हुआ है।
तो दोस्तों यहाँ अगर यहाँ एवापोरेटर 1 है जिसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ एवापोरेटर 2 है जिसका टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस मैंने मान लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, यानी कि -20 डिग्री सेल्सियस से हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, तभी तो यहाँ पर 7 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये कहाँ भेज रहे हैं हम लोग, कंप्रेसर के अंदर भेज रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर अगर हम बात करें, रेफ्रिजरेटिंग जो इफेक्ट होगा हमारा वो बढ़ जाएगा और वर्क इनपुट भी हमारा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिससे सीओपी डिक्रीज भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। हम लोग क्या करते हैं, इसका पीएच डायग्राम बना लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसका अगर हम पीएच डायग्राम बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, देखो ये हमारे पास पीएच डायग्राम है, इसका स्लोप इस तरीके से होता है। अब लोग आप अच्छी तरीके से समझ ही गए होगी। देखो यहाँ अगर मैं पीएच डायग्राम बनाऊं तो 2 से 3 क्या हो रहा है, कंडेंसर। तो 2 से 3 मान लो, यहाँ से 2 से 3 क्या हो रहा है हमारे पास, कंडेंसर हो गया। फिर कंडेंसर से हम लोग क्या आ रहे हैं, एक्सपेंशन वॉल्व में आ रहे हैं, यानी कि प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं थोड़ा सा, हम लोग नीचे बढ़े। ठीक है, फिर 4 से 5 भी हम देखो एक्सपेंशन वॉल्व में गए हैं, तो 4 से 5 भी हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ आप देखो तो 4 से 6 गए हम लोग, है ना। इसका प्रेशर PE1 है, इसका प्रेशर PE2 है। देखो 4 से 6 गए, 5 से 7 चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 8 की तरफ जा रहे हैं, और फिर 1 है हमारे पास। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर, देखिए समझने वाली बात यहीं पर है, यहाँ हमने 7 से कहाँ गए, 8 की तरफ गए हम लोग, ये यहाँ पॉइंट हमें 8 मिल गया, है ना। 8 से हम लोग कहाँ गए थे, 6 पर गए थे। अब इन दोनों के 7 और 8 के बीच में है कहीं ना कहीं, 1 जो है 7 और 8 के बीच में है, तो यहाँ पर 1 आ गया हमारे पास। यहीं से हम लोग ऊपर बढ़ जाएंगे कंप्रेसर की तरफ। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा क्या होगा, पीएच डायग्राम होगा। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा बढ़ रहा है, वर्क इनपुट जिसकी वजह से हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा यही तो है, ये हमारा क्या बढ़ गया, तो हमें इतना एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ा। ठीक है, जिसकी वजह से सीओपी जो होगी दोस्तों, इसकी डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। अगर सीओपी आप निकालना चाहो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। क्या होती है सीओपी, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होती है सीओपी, आपको पता ही है। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो यहाँ पर है हमारे पास, E1 में है और E2 में है, यानी कि एवापोरेटर 1 में और एवापोरेटर 2 दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, वर्क इनपुट का डिवाइड कर देंगे। तो ये इस तरीके से आप लोग सीओपी निकाल सकते हो। ये तो बात हुई दोस्तों जब हमने इंडिविजुअल एक्सपेंशन वैल्यू लगाई, यानी कि अलग अलग लगाई, है ना, उनका टेम्परेचर अलग अलग किया। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टी एक्सपेंशन वैल्यू को लगा देंगे, यानी कि अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टी एक्सपेंशन वैल्यू को लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने दोनों बताया उन दोनों को कंबाइन कर देंगे यहाँ पर। तो देखो देखो दोस्तों, यहाँ पर वही कंडेंसर है, ठीक है, यहाँ पर एवापोरेटर 1 है, यहाँ एवापोरेटर 2 है। ठीक है, इसका प्रेशर क्या है, PE1, इसका प्रेशर क्या है, PE2। इसका अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो -20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ जो टेम्परेचर है 7 डिग्री सेल्सियस है। तो वही चीज़ नंबरिंग आपने देख ली, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, ये इस तरीके की नंबरिंग है। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर वही कि प्रेशर रिव्यूइंग वाल्व लगी हुई है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ इसका हम पीएच डायग्राम बनाएं दोस्तों, दोस्तों देखिए किस तरीके से पीएच डायग्राम बनेगा, उसको समझिए आप लोग। देखो यहाँ अगर मैं पीएच डायग्राम की बात करूँ तो किस तरीके से बनेगा, वही पीएच डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो पीएच डायग्राम ये है, ये हमारे पास क्या है, डोम, है ना। तो दोस्तों देखिए 3 से, देखो 2 से 3 है, तो वही पहले हम लोग 3 पर आ गए। यहाँ क्या हो रहा है, 3 से 4 हम लोग कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, है ना, एवापोरेटर में। फिर यहाँ से 4 to 5 जो हम लोग जा रहे हैं दोस्तों, नंबरिंग थोड़ी चेंज हो गई है बस, 4 to 5 जा रहे हैं हम, किस तरफ जा रहे हैं, कंप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि आपने वहाँ देखा था फ्लैश गैस रिमूवल, जब मैंने आपको पढ़ाया था फ्लैश गैस रिमूवल आपको मैंने बताया था, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, सब कूलिंग की तरफ जाते हैं, है ना, फ्लैश गैस रिमूवल मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से 3 से 4 नीचे आई, फिर हम लोग कहाँ गए, सब कूलिंग की तरफ गए, यानी कि 5 की तरफ गए। और यहाँ से 4 से कहाँ जा रहे हैं, 7 की तरफ। 4 से कहाँ गए, 7 पॉइंट पर आ गए हम लोग। फिर सब कूलिंग के बाद फिर से एक्सपेंशन वैल्यू हुई, तो हम लोग नीचे आ गए 6 पर। ठीक है, ये 6 पर आ गए हम लोग। यहाँ 6 से कहाँ जाना है, हमें 8 पर जाना है, 6 से 8 पर चले गए। अब यहाँ पर देखो 8, 9, हमें किस पे जाना है, 9 पे, तो 8 से हम लोग कहाँ गए, 9 पर गए।
अब 1 से 2 क्या है हमारा, कंप्रेसर। तो दोस्तों 1 से 2 हमारे पास क्या हो रहा है, कंप्रेसर हो रहा है। देखो 1 से 2 क्या है, 1 से 2 कंप्रेसर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसका पीएच डायग्राम बनाओगे। तो इसमें मैंने आपको फ्लैश गैस रिमूवल के बारे में भी थोड़ा सा बताया है, क्योंकि ये हमारे पास जो जा रहा है ना 4 to 5, ये सब कूलिंग की तरफ जा रहा है। ये आप लोग आसानी से आप बना सकते हो पीएच डायग्राम। अब देखो इसका एडवांटेज भी आप लोग लिख सकते हो। क्या, देखो 6 से 8 है, तो यहाँ पे यानी कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आप लोग देख पा रहे हो, बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। सेकंड, ड्यू टू फ्लैश गैस रिमूवल एवापोरेटर विल वर्क एफिशिएंटली, ठीक है। ये इस तरीके का हम लोग बना देंगे अगर हम मल्टीपल एक्सपेंशन वाल्व लगाएंगे इसमें। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, जो हमने पढ़ा है ना सबको कंबाइन कर देते हैं, यानी कि मल्टी एवापोरेटर सिस्टम विद मल्टी कंप्रेशन, इंटरकूलिंग एंड फ्लैश गैस रिमूवल, सबको एक साथ लगाएंगे। तो दोस्तों देखो किस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे। मान लो हमारे पास कंडेंसर है, ठीक है, यहाँ एवापोरेटर 1 है हमारे पास, और ये एवापोरेटर हमारे पास 2 है। यहाँ हमने कॉन्सेप्ट लगाया, ये किसका, इंटरकूलिंग का कॉन्सेप्ट लगाया हमारे पास। ये हमारे पास फ्लैशिंग टैंक है, यानी कि जो फ्लैश टैंक है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये लगे हुए हैं फ्लोटिंग वॉल्व, ये क्या काम करती है, इस जो टेम्प इसका लेवल मेंटेन करके चलती है ना, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो लगा हुआ है ये क्या है, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो एवापोरेटर से, ये कंप्रेसर के अंदर कंप्रेसर 1 है हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंप्रेसर 1। ये क्या है, कंप्रेसर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से वर्क हो रहा है वो समझिए। मान लो कंडेंसर से निकला, कंडेंसर के बाद कहाँ गया, ये हमारी एक्सपेंशन वॉल्व है, ठीक है, एक्सपेंशन वॉल्व में गया, यहाँ से एवापोरेटर के अंदर गया, फिर क्या हुआ, यहीं से नीचे आया प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व में, यहाँ से भेजा गया यहाँ पर लिक्विड, है ना, यहाँ पर लेवल मेंटेन हुआ, यहाँ से फिर निकला ना, लिक्विड निकला, यहाँ से निकलने के बाद दोस्तों यहाँ आया एक्सपेंशन वॉल्व में, यहाँ से दोस्तों कहाँ गया, एवापोरेटर के अंदर गया, एवापोरेटर से कहाँ भेजा गया, कंप्रेसर के बाद, ठीक है। कंप्रेसर से निकल के दोबारा फ्लैशिंग टैंक में गया, फ्लैशिंग टैंक में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से ये निकला, फिर ये कंप्रेसर 2 में गया, फिर यहाँ से इस तरीके से कंडेंसर में गया। तो इस तरीके से साइकिल पूरी होती चली गई। नंबरिंग आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये भी 3 है, 4 5 6 है ना, 7 8। तो इस तरीके की नंबरिंग है। आइए हम इसका क्या बनाते हैं, पीएच डायग्राम बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, और ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। देखिए ये हमारे पास पीएच डायग्राम है। अब देखो पीएच का डोम इस तरीके से होता है, आपको पता है ऑलरेडी, ये ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं पीएच डायग्राम बनाना। देखो यहाँ क्या है, 4 to 5 कंडेंसर, देखिए यहाँ हमने क्या आ गया, कंडेंसर पे आ गए, कंडेंसर से हम लोग कहाँ गए, नीचे। देखो कंडेंसर से हम लोग नीचे गए एक्सपेंशन वॉल्व में, हम लोग नीचे आ गए, फिर 6 से 7 हम लोग कहाँ गए हैं, फ्लैशिंग टैंक में, यानी कूलिंग रीजन की तरफ दोस्तों। तो यहाँ 6 से कहाँ गए, 7 पर, कूलिंग रीजन की तरफ। 7 से 8 कहाँ आए दोस्तों, हम लोग फिर से एक्सपेंशन वॉल्व में आए हैं, तो 7 से 8 हम लोग फिर से नीचे आ गए। हालांकि देखो 6 के बाद हम लोग जो यहाँ से गए थे, कहाँ, 3 पर गए थे। देखो 6 के बाद हम लोग गए थे 3 पर, तो यहाँ से 6 से कहाँ गए, 3 पॉइंट पर आ गए। इसी तरीके से 8 से हम लोग कहाँ गए थे, 1 पर, 8 से कहाँ गए, 1 पर आ गए। अब आप लोग देख पा रहे हो 1 से 2 हमारे पास क्या है, कंप्रेसर। तो 1 से 2 हमने क्या कर दिया, कंप्रेसर, ठीक है। 2 से फिर हम लोग गए 3 में, यानी कि फ्लैशिंग टैंक के अंदर। 2 से फिर हम गए 3 पर, फिर 3 to 4 क्या है हमारे पास, फिर से कंप्रेसर है दोस्तों। तो 3 to 4 क्या है, फिर से कंप्रेसर है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बना सकते हो ये इसका पीएच डायग्राम, है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इस तरीके से डायग्राम इसका, और पीएच डायग्राम, ठीक है। अब हम लोग लास्ट इसमें डिस्कस कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ मल्टी स्टेज सिस्टम। इसकी लिमिटेशन को और डिस्कस करते हैं, फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ आपकी यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड बी लो एंड क्रिटिकल टेम्परेचर शुड बी हाई। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है रेफ्रिजरेंट का कम होता है और क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, ये पहला लिमिटेशन है, ठीक है। सेकेंड लिमिटेशन क्या है, जनरली जो हम यूज़ करते हैं मल्टी स्टेज सिस्टम के अंदर, वो क्या चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सा रेफ्रिजरेंट, R12, R22 और NH3।
3 रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं हम लोग। और हम लोग मल्टी स्टेज सिस्टम में क्या यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग प्रेशर में बिकम टू हाई और टू लो। इसमें जो प्रेशर हम लोग ऑपरेट करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। माइग्रेशन ऑफ लुब्रिकेशन ऑयल फ्रॉम वन कंप्रेसर टू अनदर कंप्रेशन, यानी कि जो लुब्रिकेशन ऑयल होता है उसका माइग्रेशन भी हो जाता है इसी के अंदर, ठीक है। और अल्टीमेटली वी डिसाइड टू गो फॉर मल्टी स्टेज सिस्टम बाय चेकिंग इट्स इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। जब भी हम मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम या फिर एवापोरेटर सिस्टम लगाते हैं, हम लोग क्या चेक करते हैं, क्या वो इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं। आपने देखा भी होगा, आपके घर पे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें आप लोग देखते हो ऊपर की साइड आप लोग बर्फ़ जमा सकते हो, उसका टेम्परेचर हालांकि डाउन होता है, नीचे हम लोग सब्जी वगैरह भी रख सकते हैं, उसका टेम्परेचर क्या है, कम, मतलब उसका माइनस में तो नहीं जाता, फ्रीजिंग तो नहीं होती दोस्तों। तो वो क्या है, इकोनॉमिकली फीजिबल है। जो चीज़ हमारे लिए इकोनॉमिकली फीजिबल है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। वो भी एक सिस्टम होता है, उसमें दोनों देखो टेम्परेचर हम लोग कर सकते हैं, है ना, माइनस वाला भी और उससे कम वाला भी। तो वही चीज़ है दोस्तों, जो हमारे लिए सूटेबल है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे VARS।